बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से 2 मुख्तलिफ मुकदमात की मुश्तरका समाअत करते हुए 2 अलग अलग अहकामात या अबूरी फैसले जारी किए हैं। उनमें क्या तजाद है, सुप्रीम कोर्ट क्या तासर देना चाहती है, क्या तासर ख़त्म करना चाहती है, इस पर बात करेंगे। और फिर पीडीएम के अंदर, हुक्मरान जमातों के अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफात सामने आते रहते हैं। इन इख्तलाफात की क्या हकीकत है, क्या ये स्क्रिप्टेड है सारा कुछ, जो कुछ हुक्मरान जमातों के दरमियान हो रहा है, क्या ये सब पहले से तयशुदा है, इस पर हम बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाज अली हसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल हम ख्याल बेंच, ये वही बेंच है जिसने 4 अप्रैल को ये हुक्म जारी किया था कि पंजाब में 14 मई को सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे और 10 अप्रैल तक जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए अदा करेगी। और वो जब 10 अप्रैल को नहीं हो सका तो बाद में फिर इन्होंने स्टेट बैंक को हुक्म जारी किया और स्टेट बैंक से कहा कि जनाब 21 अरब रुपए जो आप हैं इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। और फिर वो जो आपको पता है जो भी रोला शोला पड़ता रहा, पार्लियामेंट में चला गया मामला और वहाँ से मुस्तरद हो गए जो बिल शिल जो भी इन्होंने पेश किए थे, नहीं हो सके। तो उस सिलसिले में मुतफर्रिक दरखास्तें थी, जो रिपोर्टें वगैरह जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन ने, वजारत ख़जाना ने और वजारत दिफा ने, और 7 मुतफर्रिक दरखास्तें भी थीं कि जनाब इलेक्शन आगे कर दिया जाए, इस टाइप चीज़ें थी उसमें। तो उसमें वो दरखास्तें जो हैं, मुतफर्रिक दरखास्तें, वो तो अदालत ने जो है वो निपटा दी है, मुस्तरद कर दी, दूसरी तरफ से मुस्तरद कर दी। उनकी जो इस्तदा थी वो मंजूर नहीं की गई। जैसे इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 8 अक्टूबर तक ले जाएं, 8 अक्टूबर हमारे हम जो डेट दी है बाद में वो ठीक डेट है वो। और वजारत दिफा जो है वो भी यही कह रही थी 2 मुख्तलिफ मौके पे हमारे लिए मुश्किल है कि हम एहलकार जो हैं वो हमने अमा वगैरह के लिए जो इलेक्शन करवाने के लिए फराहम कर सके। और एक उन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी, उस ब्रीफिंग का भी कुछ हाल जो है हम आपके गोशगुजार करेंगे। और फिर वजारत ख़जाना ने वही बातें कि जनाब हमने तो पार्लियामेंट में भेज दिया था, कौमी असम्बली में भेज दिया था, मंजूरी नहीं हुई वगैरह वगैरह। तो इस पे अदालत ने ये जो इन्होंने ये कहा है कि जनाब आगे ले जाएं, हुकूमती इदारे जो हैं वो जो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन आगे ले जाएं, वो दरखास्तें निपटा दी। लेकिन साथ ही जो उसका पैराग्राफ नंबर 8 है उस आर्डर का, जो सीएम वगैरह था मुतफर्रिक दरखास्तों वाला, उसमें अदालत ने ये कहा है कि जनाब ये सारा घुमाया है ना इन्होंने। अदालत ने भी ये कहा कि जनाब हमने हुक्म वाज़ेह हुक्म दिया हुआ है और आप लोगों ने घुमा दिया है सारा कुछ ही। और एक तरह से वो कह रहे हैं कि अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, अदालत को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि जो अदालती हुक्म है उसको ना मानना, उससे रूगर्दानी, ये हुक्म अदूली जो है उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने कहा है अटार्नी जनरल को कि जनाब आप हुकूमत को ये बता दें बात। और साथ ही उन्होंने ये कहा है, पहले तो हुकूमत को कहा गया था ना, अब उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि काबीना और वज़ीर आज़म को ये डायरेक्शन दे रहे हैं, हम ये हुक्म दे रहे हैं कि 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जो हैं वो अदा कर दिए जाएं इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को। ये कहते हैं उनके इसके लिए इकदामात किए जाएं। और 27 आप कह दें कि अप्रैल जो है उन्होंने डेडलाइन दी है। फिर वहाँ वही बात आई जो मैंने एक व्लॉग में की थी शुरू में कि अगर ये पैसे देने का मामला जो है, पैसे नहीं देना चाहती हुकूमत जो है इलेक्शन के लिए, तो ये बिल की शक्ल में, फिनांस बिल की शक्ल में अगर लेके आते हैं असम्बली में तो फिर और वो मुस्तरद हो जाता है बिल, तो ये आम तौर पर ये समझा जाता है कि कौमी असम्बली ने अदम एतमाद कर दिया है वज़ीर आज़म पर। तो यही बात आज, यही नुक्ता उन्होंने उठाया मुनीब अख्तर साहब ने। और उन्होंने कहा कि जनाब इसका मतलब ये है, आप अगर बिल ले गए हैं असम्बली के अंदर और असम्बली ने मंजूरी नहीं दी तो इसका मतलब ये है कि आप एतमाद खो चुके हैं। और एतमाद खोने का मतलब क्या होता है, हुकूमत घर जाए। तो अटार्नी जनरल ने फौरी तौर पर कहा नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। तो हुकूमत ने तो दीदा दनिस्ता ये सारा कुछ किया था, हुकूमत तो ये रिक्वेस्ट ही नहीं कर रही थी कि इनको मंजूर किया जाए, वो तो उनकी सवाबदीद पर छोड़ रही थी। 2 दफ़ा बिल पेश हुआ है,
दोनों मरतबा पार्लियामेंट या कौमी असम्बली की जवाबदीद पे छोड़ा उन्होंने कि जनाब ये मामला है, आप देख लें आप क्या करना है। बल्कि जो वजीर कानून है आजम वजीर तारड़ साहब, वो जब इस बिल के हवाले से खिताब करते थे कौमी असम्बली से, तो वो तो साथ ये भी बताते थे कि जनाब 3-4 वाला फैसला और सारी बातें, वो सारी हकीकत जो है वो कौमी असम्बली के सामने रखती थी और कौमी असम्बली जो मुस्तरद कर देती थी। अब अटॉर्नी जनरल का जनाब ऐसी कोई बात नहीं, अदालत ने कहा हाँ चलो वक्ती तौर पर आपकी बात हम मान लेते हैं, और फिर ज़ाहिर है फिर उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया कि 27 अप्रैल तक ये आप पैसे दें और इसके वो नताइज बड़े संगीन होंगे, हुकूमत को बता दें, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा है। अच्छा, इसके साथ ही इस बेंच ने एक और दरख्वास्त जो है उसकी समाअत की है। वो दरख्वास्त गुजार हैं जनाब शहरी हैं सरदार काशिफ खान साहब। वो इस्तदा करते हैं अदालत से कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं। वो 1970 के इलेक्शन का हवाला देते हैं, 1977 के इलेक्शन का हवाला देते हैं कि उनके बड़े संगीन नताइज निकले थे एक ही दिन इलेक्शन ना होने की वजह से। तो अदालत ने ये कहा कि हाँ थोड़ी गल च वजन है। अब मज़े की बात यह है कि जो पहली मुतफरक दरखास्तें जो उन्होंने मंजूर नहीं की, उनमें भी यही बात है कि एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं। उनको अदालत ने कहा नहीं जनाब आप साइड पे हो जाए। लेकिन जो सरदार काशिफ खान साहब वाली दरख्वास्त है उसमें अदालत कह रही है हाँ आपकी जो दरख्वास्त है, आपकी बात जो है इसमें वज़न है। और वो फिर उन्होंने तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको फ़रीक बनाया, उनके सरबराहों को फ़रीक बनाया हुआ था, जमात इस्लामी को फ़रीक नहीं बनाया हुआ था। अदालत ने तमाम जमातों के सरबराहान जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान को भी नोटिस जारी हो गए हैं, जरदारी साहब को भी नोटिस जारी हो गए हैं, शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को भी, और फिर सिराजुल हक साहब को भी। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये अपने आला दर्जा के नुमाइंदे, बाइख्तियार नुमाइंदे जो हैं वो आज यानी 20 अप्रैल को अदालत में भेजें, और फिर वो अदालत ज़ाहिर है फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाएगी। और अदालत ने ये भी कहा कि अगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक कर लेती हैं, उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि अदालतें, हमने तो पहले भी कहा था कि अदालतें बाहमी फ़ाहम व तफ़हीम के साथ इस मामले को देखें। तो अब उन्होंने कहा अगर वो कर लेती हैं तो फिर हम भी गुंजाइश जो है वो निकाल सकते हैं। अदालत ने कहा कि जो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का हुक्म जारी कर रखा है हमने, उसके मामले में उसको आगे ले जाने के लिए या तारीख तब्दील करने के लिए अमली तौर पे तब 14 मई को इलेक्शन हो नहीं सकते। वो कल भी मैंने कहा था क्यों नहीं हो सकते। वो मुख्तलिफ जो होते हैं इंतज़ामी मामला बहुत सारे बीच में आ जाने हैं, और फिर अगर 27 अप्रैल को पैसे जारी भी कर दिए जाएँ तो 14 अप्रैल तक बहुत सारे जो मामला हैं इंतज़ामी, बैलेट पेपरों की छपाई से लेके वोटर लिस्टों तक, वो तमाम मामला जो हैं वो कुछ ज़्यादा दिन के मुतकाज़ी होते हैं। वो इतने दिन में 15-16 दिन में वो मामला जो हैं वो मुकम्मल नहीं होते। तो बहरहाल वो एक अलग इशू है। अदालत ने कहा हम इसको आगे करने के बारे में गुंजाइश निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है जो मुतफर्रक दरखास्तें थीं उनको मंजूर नहीं किया गया। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पीर वाले दिन कोई 3-4 जर्नैल जो हैं वो मुलाकात करते हैं इस बेंच से, बल्कि बेंच के सामने पेशी भुगतते हैं, एक तरह से पेश होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जाके अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ब्रीफिंग देने के लिए दरख्वास्त करते हैं। और फिर जो चीफ जस्टिस साहब और बेंच के दूसरे 2 अरकान हैं, एजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में उनसे ब्रीफिंग लेते हैं। उन्होंने बताया भी कि जनाब उन्होंने ब्रीफिंग दी है, बड़ी अच्छी ब्रीफिंग थी। लेकिन फिर वही बात कि लेट होगी। लेट क्या, वो तो पहले कह रहे थे, जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो तो पहले दिन कह रहे थे जनाब आपको चैम्बर में कुछ ब्रीफिंग देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अब उस ब्रीफिंग की सूरत हाल गया है, जो ताज़ा तरीन पता चला है वो ये है कि उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उन्हें खसूसी तौर पर यह हदायत करके भेजा गया था कि अदालत के तकद्दस और तकरीम को बरकरार रखना है, कोई कजरवी नहीं दिखानी, जजों के साथ कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी, कोई उनकी बात नहीं काटनी। जैसे अदालत में पेश होते हैं आम लोग, उसी तरह आपने अदालत समझ के वहाँ जाना है। बहस मुबाहसे में कोई इसरार नहीं करना। तो वहाँ मेरी इत्तला के मुताबिक ये भी
ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ یہ پنجاب میں اور باقی صوبوں میں اگر الیکشن ایک وقت پہ نہیں ہوتے تو اس کے مستقبل میں بڑے سنگین نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ماضی کے حوالے سے بھی کچھ مثالیں دی گئی۔ یہ جو درخواست گزار ہیں پرائیویٹ جو شہری ہیں، سردار کاشف خان صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے اسی طرح کی بات وہاں جو جرنیل ہیں ان کی طرف سے بھی بینچ کے سامنے رکھی گئی، اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ اس صورتحال سے جو پاکستان مخالف عالمی قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عدالت کو یہ بھی باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی عالمی گیم کا یہ چیز جو ہے حصہ بن سکتی ہے، اس سے اعتراض کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا اگلے جو الیکشن ہوں وہ تمام الیکشن اکٹھے ہو جائیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے جرنیلوں کو جو رپورٹیں پیش کرتے ہیں اور ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ جناب معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، تو چیف جسٹس صاحب اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے جو الیکشن ہو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ مفروضوں پہ باتیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب آپ تحریری طور پہ دے دیں، لکھ کے درخواست دے دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے بظاہر جو جرنیل ہیں وہ مطمئن ہو کے کہ شاید عدالت یہ چاہتی ہے کہ آپ درخواست دیں تو ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ انہوں نے درخواست دے دی، انہوں نے سن کے ریجیکٹ کر دی۔ اب وہ جو اندر گئے تھے جرنیل، اب میری اطلاع کے مطابق وہ اپنے کھاتے میں تو نہیں ڈالیں گے، وہ تو چیف جسٹس اور بینچ کا ایک سور نکالیں گے نا، وہ اپنے کھاتے میں تو نہیں ڈالیں گے جناب ہم اس کام میں ناکام رہے ہیں، عدالت کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ نہیں وہ کہیں گے، وہ کچھ اور کہا ہوگا۔ اور اس کا جو رد عمل ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ قبل از وقت رد عمل اس کا نہ آ جائے، اور اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، جس وجہ سے میں اس بات کا، اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی قبل از وقت ریئیکشن نہ آ جائے کہ جناب یہ کیا بات ہوگی، جناب 4 جرنیل گئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے سارا کچھ لکھا پڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ پھر بھی ہٹ درمی پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہی باتیں ہم خیال ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک سوچ بنی ہوئی ہے، ایک ذہن بن گیا ہوا ہے، اس ذہن کو بدلا نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں، اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں پہلے جو کیس ہے، جو متفرق درخواستوں والا کیس تھا، اس میں تمام سیاسی جماعتیں 4-5 دن بیچاری بیٹھی رہی ہیں، ان کے وکیل جو ہیں جناب ہمیں بھی سن لیں، ہمیں بھی سن لیں، ہمیں بھی سن لیں، تو انہوں نے کہا نہیں جناب آپ نے عدم اعتماد کر دیا، چلو بھاگ جاؤ، آپ کو نہیں سننا ہم نے۔ اور اب انہی جماعتوں کو ایک اور درخواست جو سردار کاشف خان صاحب کی درخواست ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ غیر معمولی ہے کہ ایک شہری کی درخواست جو ہے اس پہ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان کا پہلے سے جو حکم موجود ہے کہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، پھر ایک درخواست آتی ہے ایک شہری کی کہ جناب جو آپ ڈیٹ دی ہوئی ہے آپ نے پنجاب میں، اس پہ نظر ثانی کریں، اور پھر اس کا سارے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب انہی جماعتوں کو بلایا جا رہا ہے کہ جناب آئیں، آپ آ کے بتائیں۔ اور پہلے تو جناب حکومت کہہ رہی تھی کہ جناب ہم نے پوچھا تھا، حکومت نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ حکومت نے کیا، سیاسی جماعتوں نے جواب دینا تھا، سیاسی جماعتوں کو آپ نے سنا ہی نہیں۔ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے عدالت میں، آپ کے سامنے موجود تھے، ان کے وکلا نے شور مچایا۔ اکرم شیخ صاحب جو نون لیگ کے وکیل تھے، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب مجھے کسی اخبار میں کالم لکھنا پڑا گا کہ آپ میرا موقف سنیں گے، پھر میرا موقف سنیں گے۔ بہرحال وہ اب آج اس کی سماعت ہوگی، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم نے سارا دن اس کی جو سماعت ہے کر کرا کے اس کو مکمل کرنا ہے، اور ان کا جناب یہ جو ہم نے آرڈر کیا انہیں 14 مئی والا، یہ مذاکرات والی جو بات ہے اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، اچھا ہے، لیکن یہ اس کو جو پہلو تہی نہ کرنا، اس سے جو ہم نے 14 مئی والا وہ آرڈر جاری کر رکھا ہے پنجاب میں، اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ شرامہ نہ کرنا، پہلے ہی آپ نے بڑا گھمایا ہے ہمیں۔ تو اس پہ جناب فوری طور پہ جو ریئیکشن آیا ہے، زرداری صاحب نے بھی خوش آئند کہا ہے، خیر مقدم کہا ہے، پی ٹی آئی نے بھی خیر مقدم کیا ہے، اور ایون رانا ثناء اللہ نے بھی، حکومت نے بھی، بلکہ شہباز شریف صاحب
जो उन्होंने जाना था सऊदी अरब, वो उन्होंने अपना दौरा जो है वो भी मुलतवी कर दिया है इन मुज़ाकरात के लिए, जो भी मामला चल रहे हैं। और राना जनाउल्लाह ने तो एक और बात भी कर दी है कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में होते हैं या जून में होते हैं, अगर बाहमी फ़हम तफ़हीम के साथ मामलात हो जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। अब मसला ये है कि जो पीटीआई वाले हैं, इमरान खान साहब जो हैं, आज भी इन्होंने जब अपने 2 नुमाइंदे भेजने का, 2 हैं या 3 हैं, 2 हैं मेरा ख़्याल, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, वो नुमाइंदगी करेंगे पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मुझे डर है, बल्कि यकीन है कि इस हुकूमत ने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने। और अदालत ने भी ये कहा है कि अक्टूबर में इस बात की क्या ज़मानत है कि अक्टूबर में हालात ऐसे हो जाएंगे कि इलेक्शन हो सकेंगे। यानी उन्होंने भी खदशात का इज़हार किया है, पीटीआई ने भी। अब मे बी ये भी हो सकता है कि जनाब वो यकीन दहानी ले लें हुकूमत से अक्टूबर में इलेक्शन के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर बात है हुकूमत जो है उसकी तो यही कोशिश होगी कि अक्टूबर तक बात चली जाए। और अगर इनको यकीन है कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवाने हुकूमत ने पीटीआई वगैरह को, ये अदलिया को, इनके लिए भी ये बड़ी जीत की बात होगी कि जनाब अक्टूबर वाली तो चलो अदालत में यकीन दहानी करवाई है उन्होंने, फिर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी, जो भी करना होगा फिर वो होगा। अदालत में करवाई गई यकीन दहानी से मुकरना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन ये कोशिश ये करेंगे अदलिया भी और पीटीआई भी कि अक्टूबर वाले इलेक्शन पीछे लेके आए, जनरल इलेक्शन, यानी पूरे मुल्क में इलेक्शन हो लेकिन अक्टूबर में ना हो। इनकी कोशिश होगी कि जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में सितंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाएं। और हुकूमत में शामिल जमातों की ये कोशिश होगी कि इनके जाने के बाद इलेक्शन हो। और जो उन्होंने बात की है सरदार काशिफ साहब ने कि 70 और 77 के इलेक्शन के हवाले से जो इंतशार फैला है इस मुल्क में, ऐसी ही बात काजी साहब ने, काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक यूनिवर्सिटी में वो 1.5-2 घंटे उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब भी दिया है। ये पहली मरतबा हुआ है। उन्होंने लेक्चर भी दिया, फिर सवालों का जवाब भी दिया। बहरहाल उन्होंने फिर बताया कि जनाब पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो यूनिवर्सिटी में जाके ना सिर्फ लेक्चर देते हैं बल्कि लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। और वहाँ कुछ ऐसी वीडियोज़ भी दिखाई गई मुज़ाकरात की, जजेस मुज़ाकरात में शामिल हैं, तो कि वो कहते हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होता ऐसे। लेकिन ये उन्होंने बता दिया है कि उनका क्या, वो खुला डुला माहौल चाहते हैं कि कोई बात पोशीदा ना हो, जो भी हो सामने हो, चीफ जस्टिस हो जो अंदर हो वही बाहर हो, इस तरह का तासर। और उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान जो टूटने का ख्वाब है, जो जहर है, वो जो घोला है वो अदलिया ने घोला है। जस्टिस मुनीर का उन्होंने नाम लिया, नजरिया ज़रूरत का नाम लिया, और कहते तारीख बार बार हमें पुकारती है, कहती है कि मुझसे सबक सीखो, लेकिन हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह की बातें इन्होंने सरदार काशिफ साहब जो हैं उनकी दरखास्त में है। और अब ये अगर पीर वाले दिन 3-4 जर्नैल जो हैं वो मिलकर जाते हैं और अदालत उसके बाद जो समाअत होती है केस की 2 दिन बाद, तो अदालत जो है वो बिल्कुल यू टर्न ले लेती है। तो अदालत ने अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। अपने पिछले भी इलामे में मैंने फेस सेविंग की बात भी की थी, मैंने मफाहमत के लिए भाग दौड़ की बात भी की थी। तो और देखें ये एक तरफ मुस्तरद कर रहे हैं जनाब हम डटे हुए हैं अपनी बात पे, दूसरी तरफ उसी नौयत की दरखास्त, उसी तरह का इस्तदा, उस पर नोटिस भी जारी कर रहे हैं। अब देखें सूरत क्या बनती है। वो कोशिश कर रहे हैं, जरदारी साहब ने ये कहा है कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें, सिराज अल हक साहब ने भी कहा थोड़ा सा टाइम दे दें, और सिराज अल हक साहब की बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये दरख्वास्त करेंगे अदालत से जनाब फुल कोर्ट बना दें, जाने दें, आप तीनों ना सुने बल्कि फुल कोर्ट बना दें। बाहर तो वो बातें कर रहे हैं सिराज अल हक साहब कि फुल कोर्ट बननी चाहिए, अंदर क्या बात करते हैं अदालत के अंदर, कमर अदालत में, ये देखें, इंतज़ार करें। मुझे लग रहा है कि जमात इस्लामी ये कहेगी। और दूसरी जो बात मैं कर रहा हूँ स्क्रिप्टेड, मैंने कल भी ये कहा था कि जो हुक्मरान जमातें हैं उनमें कोई इख्तलाफ नहीं, ये जो कुछ भी है ये सब स्क्रिप्टेड है कि भाई तू रुस जाना, तू मान जाना, फिर तू रुस जाना,
इस तरह की सूरत पहले से ये तय है। मेरी इत्तला मैंने कल भी कहा था कि जो मौलाना साहब गुस्से फिरते ने ना कि पीटीआई के नाल मुज़ाकरात नहीं करना, ये बस एमी उनका एक बामी कह लें आप मुशावरत के साथ तय किया गया एक फार्मूला है कि मौलाना साहब ने डट जाना है और ताकि पीटीआई को अंडर प्रेशर रखा जा सके। और पीटीआई वाले डरे हुए हैं अंदर से कि जनाब ऐसा ना हो कि वो जैसे अब सुप्रीम कोर्ट की बात मान ही नहीं रहे। अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो बाल है वो डाल दी है कबीना और डायरेक्ट वज़ीर आज़म के कोर्ट में लिख दिया, कबीना और वज़ीर आज़म को हदायत करते हैं, ताकि कल को अगर कहीं अदालत में पकड़ना हो तो फिर वज़ीर आज़म से शुरू किया जा सके ना। हमने तो वज़ीर आज़म को कहा था कि वज़ीर आज़म एहतमाम करे, अगर नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत छोड़ दें। अब ये जो गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनके घर मौलाना फजल रहमान साहब के, तो ये उन्होंने मान ही जाना। मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएंगे, वो मान गए हैं। उनके ठीक है जनाब आप कर लें मुज़ाकरात, और लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, ना मेरे नुमाइंदे होंगे, आप बाकी लोग कर लें, मैं आपको दे रहा हूँ फ्री हैंड। तो ज़ाहिर है फिर वो बात आगे बढ़ेगी। तो वो कह रहे हैं और सिराजुल हक साहब भी कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम दे दें, ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम दे दें। अब पीटीआई वाले अदालत का मूड देखेंगे या जो कुछ मामला तय हो चुके हैं उसके मुताबिक रवैया इख्तियार करेंगे। अगर अदालत का मूड हुआ कि कुछ टाइम दे दें ईद के बाद 2 मई तक या कोई समटाइम टाइम, तो फिर ये पीटीआई वाले भी कह देंगे ठीक है जनाब हम अभी कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता कि सारा दिन समाअत होती रहे, 5 बजे तक भी होती रहे। वो कहते हैं हम सारा दिन बैठेंगे और शाम तक फैसला कर देंगे कि जनाब एक ही दिन वो सारे लोग टेबल पे बैठ जाएं और अदालत को आगे बता दें। ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे भी जो ज़ाब्ता अखलाक तय होता है जब इलेक्शन का, उस वक्त ये तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर वो असूल वगैरह जो हैं वो तय करती हैं तमाम जमातें मिलकर। तो यहाँ भी लेकिन वो टाइम चाहिए होता है, उसके लिए टाइम लेने की कोशिश करेंगे। और वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना पीडीएम वाली, पीडीएम का एक निकाती एजेंडा है, ये मैं बता दूँ आपको। वो एक निकाती एजेंडा है इमरान खान को सियासत से आउट करना। जब तक इमरान खान सियासत से आउट नहीं हो जाता, जब बिल्कुल ज़मीन के साथ नहीं लग जाता, उस वक्त तक इनके तमाम इक़दामात जो होंगे वो मुश्तरका होंगे। अगर कहीं इख्तिलाफ हो रहा होगा वो सिर्फ ज़ाहरी होगा, अंदर खाते यानी वो स्क्रिप्टेड होगा, इख्तिलाफ भी स्क्रिप्टेड होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए ये कहना कि जब मौलाना साहब का मुंह इधर है, जरदारी साहब का मुंह इधर है, जिस जरदारी साहब डाज करा जाएंगे, कोई ऐसा ज़ाहिर है वो उनकी पहलवानी जो है सियासी पहलवानी वो मशहूर है कि वो उनके पास ऐसे दाव पेच हैं कि वो मुखालिफ पहलवानों को चित कर लेते हैं। मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने का इंतज़ार कर रहे हैं वो कि पीटीआई वाले बैठें तो फिर मैं अपने दाव पेच जो हैं वो आजमाऊँ। तो ये सारी सूरत आज बहुत सारे मामला जो हैं ये वाज़े हो जाएंगे। इस बात पे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दरख्वास्त जो है इसको इंटरटेन करना 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ये सरदार काशिफ वाली इसके पीछे भी एक इशारा जो है वो मौजूद है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे इख्तियार आ कहाँ से गया कि जनाब कि आप इलेक्शन आगे कर सकते हैं, फिर हम रास्ता निकाल सकते हैं, फिर गुंजाइश निकाली जा सकती है, यानी तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं फिर फैसला और होगा, फिर पंचायत लगेगी। और अब बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो कहते हैं कि इनको मशवरा दिया जाए हुक्मरान जमातों को कि जो भी हो जाए तो इन्हें अदालत लगती है लग जाए, जो करती है अदालत कर ले। एक वज़ीर आज़म गया, दूसरा आ जाएगा, फिर वो भी गया, फिर तीसरा आ जाएगा। जब वो बड़ा तगड़ा चीफ जस्टिस था इफ्तिखार अहमद चौधरी जो था, और एक वज़ीर आज़म को उसकी अदालत ने घर भेजा था यूसुफ रज़ा गिलानी को, और दूसरे वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए उनके हाथ पांव फूल गए थे। खुद खत की इबारत तैयार करके दे रहे थे आसिफ सईद खोसा साहब राजा परवेज़ अशरफ को, और वो तमाम बज़ाहिर उस वक्त तमाम जो अदलिया थी वो इकट्ठी थी। अब तो ये आपस में बकौल एतजाज़ हसन हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब ये इतनी तगड़ी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पहले वज़ीर आज़म को घर भेजना भी इनके लिए वो बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिनात में से होगा। और फिर अब
بہت ساری ججمنٹس آ گئی ہیں، اور مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد اسی پہ ریلائی کرتے ہوئے کہ جناب کابینہ اور وہ حکومت سے مراد کابینہ اور وزیر اعظم ہے، اکیلا وزیر اعظم کچھ نہیں ہوتا، اور پھر پارلیمنٹ کا آپس میں بھی آگے جا کے شیلٹر جو ہے وہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ ہاں، وہ جو مشورے والی بات بیچ میں رہ گئی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی جو کرتے ہیں کر لیں، لیکن سپتمبر سے پہلے الیکشن قبول نہ کرنا۔ اور میرا یہ خیال ہے ان کی کوشش بھی یہی ہوگی کہ ایک دفعہ یہ چکر میں ڈال کے پنجاب والے الیکشن جو حکم ہے اس کو ذرا گول مول کر لیں، پھر آگے جو ہے کوشش کریں گے کہ ستمبر کے بعد الیکشن ہو۔ اکتوبر میں اگر کوئی ڈیٹ دینی پڑتی ہے یا 16 ستمبر کے بعد کسی ڈیٹ پہ اتفاق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہو جائے اتفاق، ویل اینڈ گڈ، لیکن 16 ستمبر سے پہلے کوشش یہ کی جائے گی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن قبول نہ کرنا، جو کر دے کر لیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔